नमस्कार दोस्तों, आज हम दुनिया के एक ऐसे छोटे से देश की बात करेंगे जिसका क्षेत्रफल 730 वर्ग किलोमीटर है। यानी हमारे देश की राजधानी दिल्ली से आधा है और जनसंख्या मात्र 57 लाख है। लेकिन यह छोटा सा देश दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति है। दुनिया के हर देश में इसने अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। यह देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। करप्शन की बात करें तो यह दुनिया का तीसरा लीस्ट करप्ट कंट्री है। प्रोग्रेसिव थिंकिंग में यह दुनिया में चौथे स्थान पर है। सेफ्टी के मामले में 5वें स्थान पर। हायर एजुकेशन के मामले में यह दुनिया में 6ठे स्थान पर है। इनोवेशन के मामले में यह दुनिया में 7वें नंबर पर है। एम्प्लॉय को सैलरी देने के मामले में यह दुनिया में 3रे नंबर पर है। पिछले 5 वर्षों से यह दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में पहले स्थान पर है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर हमेशा से इतना अमीर नहीं था। भारत की तरह सिंगापुर भी अंग्रेजों के अधीन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर को जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश सेनाओं की भारी मौजूदगी थी। 1942 में जापान ने सिंगापुर पर हमला करके अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ की जनता पर भारी अत्याचार किए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने सिंगापुर पर भारी बमबारी की, जिसके कारण सिंगापुर को काफी नुकसान उठाना पड़ा। 1945 में सिंगापुर को जापान से मुक्त करा लिया गया और यह फिर से अंग्रेजों के अधीन हो गया। 1954 में ली कुआन यी ने पीपल्स एक्शन पार्टी पीएपी की स्थापना की। 1959 के चुनाव में पीएपी को बहुमत मिला और उन्होंने सिंगापुर को अंग्रेजों से मुक्त कराते हुए स्वशासित राज्य अर्थात डोमिन स्टेट बनाने में अहम भूमिका निभाई। सिंगापुर आजाद तो हो गया, लेकिन उसके पास कोई ऐसा जरिया नहीं था जिसके दम पर इस देश को चलाया जा सके। या ना खेती के लिए जमीन थी और ना ही किसी तरह के खनिज संपदा। ऐसे में सिंगापुर को किसी के सहारे की जरूरत थी जो उसके विकास में उसकी मदद कर सके। ऐसा ही कुछ सोचकर 1963 में ली ने सिंगापुर को मलेशिया में विलय करा दिया। लेकिन यह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चल सका। इसके कई कारण थे। सिंगापुर के पास मलेशिया को देने के लिए कुछ नहीं था जिससे मलेशिया को फायदा हो सके, इसलिए सिंगापुर कुछ ही समय में मलेशिया को बोझ लगने लगा। विलय के समय यह बात तय हुई थी कि सिंगापुर अपनी कुल कमाई का 40% हिस्सा मलेशिया को देगा, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया। ली ने मलेशिया में होने वाले चुनाव के लिए पूरे मलेशिया में घूम घूम कर प्रचार किया और लोगों के सामने अपना विजन प्रस्तुत किया। वे थोड़े ही समय में मलेशिया में काफी लोकप्रिय हो गए। वहां के नेताओं को लगने लगा कि कहीं ली मलेशिया की सत्ता पर काबिज न हो जाए। इसके अलावा वैचारिक रस्साकसी और जातीय समूह के बीच हिंसक संघर्ष बढ़ने लगा, जिसके कारण सिंगापुर 1965 में मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंगापुर के लिए एक कठिन समय था। किसी ने ठीक ही कहा है कि किस्मत एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अगर लगन से काम किया जाए तो किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। ली कुआन यी वो शख्स थे जिन्होंने एक दिन सिंगापुर की किस्मत को बदल दिया। मलेशिया से अलग होने पर सिंगापुर का सबसे बड़ा सहारा थी ब्रिटिश सेना। एक तो वह सिंगापुर को सुरक्षा प्रदान कर रही थी और दूसरा वहां के लोगों को रोजगार दे रही थी। 1967 में ब्रिटेन ने सिंगापुर से अपनी सेनाएं हटाने का निर्णय लिया। ली कुआन यी ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि वह कुछ समय तक अपनी सेनाएं सिंगापुर से न हटाए। ब्रिटेन ने ली की बात को मानते हुए अगले 4 वर्षों तक सेना नहीं हटाने का वायदा किया। ली ने 1967 में प्रत्येक नागरिक के लिए 2 साल की मिलिट्री सर्विस को अनिवार्य कर दिया। ली के सामने अनेक समस्याएं थी। देश में केवल 10% लोगों के पास पक्के मकान थे। बाकी जनसंख्या झुग्गी बस्तियों में रहती थी, जहां गंदगी का ढेर लगा रहता था। आधी से ज्यादा आबादी अशिक्षित थी, जिसके कारण देश में नशा और अपराध अपने चरम पर था। वहां अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे, जिनमें मुख्य रूप से मलय, चाइनीज और भारत के तमिल थे। इनमें आपस में धार्मिक हिंसा होती रहती थी। यानी देश में कुछ भी सही नहीं था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वह थी इस देश की भौगोलिक स्थिति। यह देश मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित है, जहां से दुनिया का 40% व्यापार होता था। ली ने इस बात का फायदा उठाया। उन्हें देश के विकास के लिए धन चाहिए था, लेकिन सिंगापुर के पास धन नहीं था। इसलिए दुनिया से पैसे को सिंगापुर में लाने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को सिंगापुर में पैसा लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें 10 वर्षों तक इनकम टैक्स में 100% की छूट दी गई। आज सिंगापुर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। यहाँ कोई भी कंपनी केवल एक दिन में अपना व्यापार स्टार्ट कर सकती है,
सिंगापुर में विदेशी निवेश आने पर ली ने लोगों को झुग्गी बस्तियों से निकालकर पक्के घरों में लाने का कार्य आरंभ किया। इसके लिए ली ने हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की। इसके द्वारा बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनाकर लोगों को पक्के मकान उपलब्ध करवाए गए। आज सिंगापुर में 95% लोगों के पास अपना घर है। यह विश्व में सर्वाधिक है। ली ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। स्कूलों में इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, जिसके कारण लोगों की सोच बदली और वे अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। स्कूलों में बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दी गई ताकि देश में आने वाली कंपनियों को कुशल कर्मचारी मिल सकें। जहां 1965 में आधी से कम आबादी शिक्षित थी, आज वहां 97.6% जनसंख्या शिक्षित है। ली ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए देश में सख्त कानून बनाए। नेताओं और कर्मचारियों को बहुत अच्छी सैलरी दी गई ताकि वे भ्रष्टाचार में लिप्त न हों। आज सैलरी देने के मामले में सिंगापुर दुनिया में तीसरे स्थान पर है। यहाँ हर छठा व्यक्ति करोड़पति है। अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेता पाया गया तो उसे सीधा फांसी पर लटका दिया गया। आज सिंगापुर दुनिया का 3rd लीस्ट करप्ट कंट्री है। ली ने नशे को देश से समाप्त करने के लिए कड़े कानून बनाए। आजादी के समय देश में आधी से ज्यादा आबादी नशे की लत का शिकार थी। ली ने देश में ड्रग बेचने और उसके सेवन पर पाबंदी लगा दी। जो व्यक्ति ड्रग बेचता या सेवन करता मिला उसे सीधे फांसी पर लटका दिया गया। आज सिंगापुर पूरी तरह से ड्रग से मुक्त है। सिंगापुर में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिनमें समय समय पर सांप्रदायिक झगड़ा होता रहता था। ली नहीं चाहता था कि देश में धर्म के नाम पर झगड़ा हो। सभी लोग देश के प्रति समर्पित हों। इसके लिए 21 जुलाई को रिलीजियस हार्मोनी डे घोषित किया गया। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म की वेशभूषा पहनना जरूरी है ताकि लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना पैदा हो। इसके अलावा जो सोसाइटी हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा बनाई गई, उनमें फ्लैट का आवंटन इस प्रकार से किया गया कि एक सोसाइटी में सभी धर्मों के व्यक्तियों को देश में उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से फ्लैट दिए गए ताकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह जान सकें। आज वहां जाति धर्म के आधार पर कोई झगड़ा नहीं होता। ली ने देश को एक कंपनी की तरह चलाया। देश के लोगों में यह भावना उत्पन्न की कि देश एक घर है जिसको आपको स्वच्छ रखना है। इसके अलावा कड़े कानून भी बनाए गए ताकि कोई गंदगी ना फैला सके। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर $500 का जुर्माना देना पड़ता है। अगर पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान किया तो $500 का जुर्माना लगेगा। अगर कोई व्यक्ति रात को शोर मचाता है तो $5000 का जुर्माना देना पड़ेगा। च्युइंगम बेचने पर 2 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरे का वाईफाई प्रयोग करता है तो उसे 3 साल की सजा का प्रावधान है। ली की मेहनत रंग लाई। वे 1967 से 1990 तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय 100 गुना बढ़ गई। देश पूर्णतः नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, क्राइम मुक्त हो गया। आज सिंगापुर में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $60,000 है। वहां की जनता ली को भगवान की तरह मानती है। लेकिन ली ने देश में अपने नाम से कोई भी मॉन्यूमेंट नहीं बनवाया। आज यह छोटा सा देश एशिया का प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे अमीर देश है। धन्यवाद।